ऐसा तो सभी करते हैं। मतलब जो चुनाव से पहले सभी कहते हैं हाँ कॉलेज बना देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, आपका जो है बुनियादी सारा सुविधा ठीक कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत किसी का है तो जुबान पलट जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज कुमार जैन जी। रब्बानी साहब को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब किस तरह का नेता मानते हैं उनको? टीएमसी से है, आपको टीएमसी से नाराजगी है? आप यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं कभी चेकआउट किए हैं, देखे हैं कभी? ममता बनर्जी ये रोहिंग्या को घुसाता है बंगाल में। हाँ, तो ये सच है क्या? ये तो दिख रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है और मुस्लिमों की नहीं है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे आप तो अंडर एजुकेशन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की है। पॉलिटिक्स में आने से पहले आपकी मतलब जो जीवन थी कैसे थी वो पहले? ये बीजेपी हिंदू की पार्टी है। आरएसएस जो है भारत को धीरे धीरे खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। हाँ, तो ये क्या मानते हैं कि ये एक आरोप है या ये सच में ऐसा होता है कहीं? रोहिंग्या अनऑथराइज रूप से जो आए हैं उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आप बीजेपी पार्टी से क्यों आए हैं? आपका मतलब बीजेपी पार्टी से आने का आपका मेन मकसद क्या है? अब हमारे पहचान मोदी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग को लड़ाई करना है। तो आप अपने चाकुलिया विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से वो समस्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तो आप यहाँ पे जो माइग्रेशन जो पलायन है उसको सुधारने वाले हैं अपने विधानसभा में? जितना इंडस्ट्री है यहाँ की बंगाल की सब बंद है। ममता बनर्जी खुद बोल रही है आप रात को मत निकलिए, इसका मतलब सुरक्षा ही नहीं है। वो तो जानती है कि सुरक्षित नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि हाँ बीजेपी काम किया है। आज से कानगी में कोई ट्रेन का ठहराव नहीं था लेकिन अभी है। आपका जो लोग है जो आपको भरोसा करके अपना वोट कीमती वोट देंगे उनको किस तरह से मतलब बताएंगे आप कि हाँ मैं आपका काम करूँगा? बंगाल का खेला कुछ अलग ही है। हर बंगाल का चुनाव आते ही लोग सिर्फ यही एक ही नारा लगाते हैं, खेला होवे। लगाते हैं कि नहीं, खेला होवे? नमस्कार, मेरा नाम संजय साहा है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द संजू साहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज कुमार जैन जी, जो चाकुलिया से बीजेपी पार्टी से न्यू कैंडिडेट चुनकर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके नए कैंडिडेट के पद पर आए हैं, ये जनप्रतिनिधि के जनता के सामने आए हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, जो टोटल तमाम मुद्दा है इसी पर आज बात करेंगे। और ये भी जानने की प्रयास करेंगे कि आगे चलकर ये युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं, महिला सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं, ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधा, इन सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे तक शेयर कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे चैनल में। तो सर आप पहले अपना परिचय दीजिए ताकि जनता जो है, जो आपके विधानसभा के लोग हैं वो आपको जान सके। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए थोड़ा, ताकि लोग जो है वो आपको जान सके। जो आपके चाहने वाले हैं वो भी जानेंगे, जो आपके विधानसभा के हैं, जो बाहर के हैं वो भी आपको जानेंगे। देखिए पहचान तो आज के दिन में हमारी अपनी पर्सनल पहचान नहीं है। अब पहचान हो गई है बीजेपी पार्टी की। अच्छा। कमल फूल जो है वो खुद पहचान है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, सबसे बड़ा परिवार है, उसका हम सदस्य बने हैं। अब हमारे पहचान मोदी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग को लड़ाई करना है। सर मेरा ये सवाल है कि आप नए कैंडिडेट के रूप में आए हैं बीजेपी पार्टी से, तो आप बीजेपी पार्टी से क्यों आए हैं? आपका मतलब बीजेपी पार्टी से आने का आपका मेन मकसद क्या है? देखिए बीजेपी पार्टी में आने का मकसद यही है कि जिस तरह का पूरा बंगाल में हिसाब बैठा है, जिस तरह से करप्शन है, लेडीज की कोई सुरक्षा नहीं है, और स्कूल बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, मतलब जिस जगह पर जहाँ नजर जाए वहीं पर करप्शन है या वहाँ पर घटती कमती है, वहाँ पर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल नदारद बेड कुछ नहीं है वहाँ पर जी। फंड बोल रहे हैं कि हम लोग अलॉट करेंगे, टेंडर कर दी है, वहाँ काम शुरू नहीं हो रहा 6-6 महीना तक। स्कूल कॉलेज के लिए वो लोग बोल रहे हैं 2 साल से सुन रहे हैं कि यहाँ पर जमीन ले ली है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नतीजा 0 है। अच्छा। तो आज के दिन में इसको उन्नयन करने के लिए आज तक हम लोग के पास अगर देखा जाए तो हमारी यह समझ का 50-80 साल तो जो हो गई, हमारे समझ के 50 साल में हम लोग हमेशा सेंट्रल का विरोध में रहे। हाँ। कभी भी हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ हम लोग कभी भी जुड़े नहीं है। ये इस बार हम लोग को मौका है कि हम लोग डबल इंजन की सरकार बना के इस उन्नयन को, जो घटती है हम लोग का 80 साल की घटती है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए, इस पार्टी में ज्वाइन करके। पार्टी ने हमें कैंडिडेट बनाया। पार्टी का कैंडिडेट बनाने के लिए जो हमें मतलब उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं पार्टी का। तो आप जो अभी वर्तमान में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? हमारा यही है
यही हाँ। जगह का नाम क्या हुआ आपका? जगह कानकी है। कानकी। कानकी में हम रहते और हैं। आपका विधानसभा जो है चाकोलिया है। चाकोलिया विधानसभा। तो आप अपने चाकोलिया विधानसभा में क्या कैसे मतलब सबसे बड़ी जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से वो समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की, अच्छा। जिसका डाटा हाँ। खुद स्टेट गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी का जो अभी चला है युवा जो भाता जो हाँ, है, युवा साथी। युवा साथी का जो भाता ही है उसको बस हाँ, भाता, हाँ। 85 लाख का डाटा वो लोग खुद अपने अपने हाथ से दे रहे हैं कि 85 लाख आदमी जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयड है। हाँ। ये सबसे बड़ा समस्या है। और कुछ जो आदमी जो बच्चे लोग हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए, हाँ। मतलब इसलिए शिफ्ट हो गए कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखिए जितना इंडस्ट्री है यहाँ की बंगाल की सब बंद है। जो नहीं बैठनी चाहती थी टाटा, हाँ। टाटा का जो कंपनी जो सिंगूर में जो है, हाँ। उसको आने के साथ सबसे पहले कोई बनाता है, ये सबसे पहले उजाड़ने का काम किया है। अच्छा। इंडस्ट्री को जब बैठने नहीं देगा तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस पर जाके एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। आज सबसे बड़ा इंडस्ट्री है प्राइवेटाइजेशन, जो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है सबको यहाँ से हटा दिया है। जो इंडस्ट्री बंद है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र था वो बंद हो गई है। डनलप बंद है, टाटा ये बाटा बंद है, हिंदुस्तान मोटर बंद है। यहाँ चालू क्या है? सिर्फ एक ही है, कटमनी। और सबका एक ही कहना है कि इस बार तृणमूल को हटा के फूल को खिलाना है। अच्छा। बस यही हम लोग का, मतलब तृणमूल को हटा के फूल को खिलाना है। और फूल खिलाने से ही हाँ। यहाँ का पूरा जो समाज है हाँ। वो अपने आप उभर के आ जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे जो माइग्रेशन जो पलायन है हाँ। उसको सुधारने वाले हैं हाँ। अपने विधानसभा में? जी हाँ। अच्छा, तो हॉस्पिटल की स्थिति कैसा है आपके यहाँ का? हॉस्पिटल की स्थिति, हाँ। नाम का हॉस्पिटल है, नाम का है। बस न बेड है न डॉक्टर है। हाँ। यहाँ पर हम लोकल का बात बताते हैं, इस जगह का क्षेत्र का बात बताते हैं। वहाँ पर एक रबर स्टाम्प बना हुआ है। अच्छा। मतलब जो भी पेशेंट जाता है उसको लिखा है रबर स्टाम्प मार रेफर टू इस्लामपुर। अच्छा। और इस्लामपुर में तो जानते हैं वहाँ पर जो क्या होता है, वो जो भी पेशेंट जाता है वहाँ पे, और हम लोग जनरली जो देखते हैं वहाँ पे, तो उसकी हालत जो है वो जीरो है, कुछ नहीं है वहाँ पर। मतलब यहाँ पर तो मार ही देता सीधा रेफर टू रायगंज इस्लामपुर। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना डॉक्टर है ना कोई डॉक्टर है, नाम का एक डॉक्टर बैठा। अच्छा, आप एक पद पे अभी आ चुके हैं। हाँ, तो आप जब अपने पद पे नहीं थे तब आप यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल्स है कभी चेकआउट किए हैं, देखे हैं कभी? हाँ, बहुत बार गए हम लोग। तो कैसा सुविधा आपको कैसा मिला है वहाँ पे? कुछ सुविधा है ही नहीं। तो वहाँ सुविधा नहीं है। वहाँ पर सुविधा के नाम से क्या, वहाँ पर ले जाना है तो रेफर तो इस्लामपुर का एक ठप्पा मिलना, कुछ मिलना का है नहीं है। न यहाँ पर है न चकलिया में। अगर स्कूल में देखा जाए बच्चा को जो मिलता है, क्या बोलता है, ड्रेस जो मिलता है उसके अंदर में, उसमें भ्रष्टाचार है। उसके अंदर है भ्रष्टाचार है। उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडरान है वो उनके अकाउंट में रुपया घुसा है। पॉलिटिकल जो मेन यहाँ का लीडरान सब जो बैठे हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट रुपया घुसा है, कट मनी का अकाउंट में घुसा डायरेक्ट अकाउंट में। और क्योंकि सरकार उनकी है, यहाँ कोई तरह का ये नहीं है। अच्छा, ये सब कामकाज को अगर साइड में रख कर हम लोग एक मिनट के लिए सोचेंगे ये कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है और मुस्लिमों की नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो अंडर एजुकेशन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की है, हिंदू इसमें कम आए हैं। तो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी जो हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी नहीं है। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि है तो आप इसको लेके, आप सभी समाज को लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को लेके चलेंगे आप। ये तो हमारा क्या है, ये तो हम लोग का है सबका साथ सबका विकास। हाँ। ये तो हम लोग का लोगो है, ये टैग है। हाँ। कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ में तो 140 करोड़ देशवासी एक साथ। लेकिन जो लोग तो ये जो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी नहीं है, ये उनका सोच हो सकता है। ये मतलब थोपा हुआ सच्चाई है। ये जो टीएमसी लोग थोप के रखे हैं, ये भय दिखा रहे हैं उनको कि ये बीजेपी हिंदू की पार्टी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। इसके अंदर में हिंदू की पार्टी है। ये जो कैंडिडेट है जो काम कर सके उसको चुन के अपने तरीका से लेके आती है। हम तो माइनॉरिटी हैं, हमसे बड़ा और इस एरिया में कोई माइनॉरिटी नहीं है। हम जैन है, हमारा यहाँ का संख्या बहुत, मतलब अगर उसे कहा जाए तो 0% अगर बोला जाए तो 0.1% है यहाँ का। तो हमें तो दी है। हमारा तो इसमें कोई ये नहीं है कि माइनॉरिटी को दिया नहीं है। हम तो माइनॉरिटी खुद ही माइनॉरिटी में। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपकी मतलब जो जीवन थी वो कैसा है, मतलब कैसे थी वो पहले? देखिए, हमारा जो भी था आगे इससे पहले हमारा बैकग्राउंड जो था वो समाज सेवा के प्रति था। अच्छा। हमने कभी समाज सेवा को इस पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़े।
हमारा हमेशा यही रहा कि हम जिस समय जब दरकार पड़ा तो हमने समाज के लिए सेवा अपने हिसाब से किया है, लेकिन उसका रिवार्ड हमको पॉलिटिकल पार्टी से जो बीजेपी से है हमें ये मिला एज ए कैंडिडेट के रूप में, और हम आज कैंडिडेट के हिसाब से पार्टी की तरफ से हैं। अच्छा, तो आप तो आरएसएस को अच्छे जानते होंगे, तो आरएसएस को कुछ लोग मतलब जो है भ्रमिक बताते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं कि आरएसएस जो है भारत को धीरे धीरे खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। हाँ, तो ये क्या मानते हैं कि ये एक आरोप है या ये सच में ऐसा होता है कहीं? देखिए, ये किसी को बांटने का तरीका है। हाँ। आपको बांटना है, आप किसी को आरएसएस बोल दीजिए, किसी को विश्व हिंदू परिषद का बोल दीजिए, किसी को कुछ बोल दीजिए, ये बांटने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप ये देखिए, पूरे इंडिया में पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। हाँ। अगर इस तरह का है कि आरएसएस अगर बदनाम है कुछ है, तो 20 स्टेट में किस तरह, एक स्टेट के बाद दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, ये स्टेट पे वहाँ पर तो सब रहते हैं, मुस्लिम हिंदू सभी तरह रहते हैं। किस जो देशभक्त हिंदू है, किसको यहाँ से उठा के बांग्लादेश भेजा गया है? सिर्फ सरकार का कहना है, रोंगिया अनऑथराइज रूप से जो आए हैं उन लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये तय है। ये सवाल जो है, ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ये रोहिंग्या को घुसाता है बंगाल में। हाँ, तो ये सच है क्या? ये तो दिख रहा है ना, जब सेंट्रल से अमित शाह जी जो हैं, लोग होम मिनिस्टर हैं, वो बार बार उनको बोले कि हमें ये जगह दे दीजिए, हम लोग को बॉर्डर, हम लोग को फेंसिंग करना है। वो जगह दे नहीं रहे, फेंसिंग नहीं करने का नतीजा है सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा इंडिया खतरा में है। आज जो आप देख रहे हैं, जितना भी उग्रवादी जो घटना घटी है, आप देखिएगा उसका कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको बंगाल से मिलेगा। चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी बनाना हो, यहाँ से बना के फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं पूरा स्टेट में, अदर स्टेट में। तो ये देश के लिए पूरा खतरा है, और इसके लिए जो भी है इस बार सरकार जो बीजेपी का बनना तय है। अभी 2026 से पहले ऐसा देखें कि मतलब महिला सुरक्षा को लेकर कोई सवाल उठा हो बंगाल में ऐसा? आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कलकत्ता में देखिए किस तरह का हो रहा है। ममता बनर्जी खुद बोल रही है आप रात को मत निकलिए, इसका मतलब सुरक्षा ही नहीं है। वो तो जानती है कि सुरक्षित नहीं है। आप रात को मत निकलिए, क्यों नहीं निकले औरत? हाँ, वो कहती है कि जो लड़की है उनको रात में मतलब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये किस लिए? फिर वही सरकार खुद कहती है कि भेदभाव नहीं है। हाँ, भेदभाव नहीं है, सब एक समान का है। फिर ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव जो है, ये जो सरकार है, आप ये देखिए कि रेप होने से इतना रुपया मिलेगा। हाँ, रेप होने से 10 लाख 10 लाख रुपया मिलेगा। तो ये क्या चीज है? इस तरह का क्यों? रेप करने वालों को फांसी हो, उसके जगह वो बता रहा है कि हमें 10 लाख रुपए देना है। ये क्यों? उसको तो फांसी होना चाहिए, जो रेप किया उसको तो फांसी होना चाहिए। मतलब खुद गवर्नमेंट अपने मुख से सब एक्सेप्ट कर रही है कि रात को 8 बजे बाद या 10 बजे बाद घर से ना निकले। ये अपने आप ही बताता है कि जो सरकार है वो महिला सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। गवर्नमेंट के पास रखेंगे बात अपना, वो है यहाँ का कॉलेज और यहाँ पर है नहीं। स्कूल की व्यवस्था को सुधारना, एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ का लोग को मिले, उसके लिए इंडस्ट्री, अच्छी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आए। हम लोग का सबसे बड़ा ये रहेगा कि मतलब करप्शन फ्री जितना भी जो है। ऐसा तो सभी करते हैं, मतलब जो चुनाव से पहले सभी कहते हैं हाँ कॉलेज बना देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, आपका जो है बुनियादी सारा सुविधा ठीक कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत किसी का है तो जुबान पलट जाता है। हाँ, लेकिन आपको हम जस्ट एक उदाहरण देकर बताते हैं। हम लोग ये चकलिया के बताते हैं, हम लोग 80 साल से यहाँ रेलवे का कोई ठहराव नहीं था, न कोई यहाँ प्लेटफॉर्म था। आप आज जाके देखिए, इस चकलिया का उत्थान के लिए आप देखिए बंगाल से बिहार जो एक तो ब्रिज बन रहा है, मानंदा के ऊपर, अभयपुर आपका, जो लगभग 1 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इससे यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा। तो जो चीज उनके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके हाथ में जो चीज था वो कर रही है। लेकिन जो लोकल जो काम है, जो आप बता रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल या जो भी है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जब सरकार में हम लोग आएंगे तो हम लोग इस चीज को प्रायोरिटी देके इस चीज को हम लोग। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि हाँ बीजेपी काम किया है। आज से कानगी में कोई ट्रेन का ठहराव नहीं था, लेकिन अभी है। ये आप लोगों को दिखा रहे एग्जाम्पल कि हाँ बीजेपी काम किया है। इसके लिए और भी
भी जो सामने आगे जो रोड में बना हुआ है वो मीडिया के अंदर में भी है, सामने भी है और काम हो भी रहा है उसका। तो आप अपने लोगों को मतलब भरोसा किस तरह से देंगे कि हाँ मैं वो काम करूंगा जो आप अपने मतलब जुबान से कहेंगे? या जो अभी जो बहुत सारे नेता हैं, आप खुद आप भी देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, ये कहते हैं कि काम करेंगे लेकिन काम नहीं करते। लेकिन आपका जो लोग है, जो आप भरोसा करके अपना वोट, कीमती वोट देंगे, उनको किस तरह से मतलब बताएंगे आप कि हाँ मैं आपका काम करूंगा? विश्वास के जहाँ तक बात है, हम जो बोल दिए वो विश्वास की बात नहीं है। ये विश्वास ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो परिवार है, बीजेपी परिवार वर्ल्ड का सबसे बड़ा परिवार है, जो 20 स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। 20 स्टेट में वो अपने सत्ता पर है। तो उस सत्ता को बेस करके यहाँ की पब्लिक जो है वो विश्वास कर रही है कि हम जो बोल रहे हैं वो काम आगे होगा। बाकी जो अदर स्टेट है उनका तो खेला कुछ अलग चल रहा है, लेकिन बंगाल जो है थोड़ा उनसे अलग है। बंगाल का खेला कुछ अलग ही है। हर बंगाल का चुनाव आते ही लोग सिर्फ यही एक ही नारा लगाते हैं, खेला होवे। लगाते हैं कि नहीं, खेला होवे? खेला होवे, हम लोग भी बोले खेला होवे। हाँ, खेला तो इस बार फिर होगा, फिर होगा। बस समय का इंतजार है। समय का इंतजार है। खेला होगा, समय का इंतजार है। आप रोड के ऊपर में खड़े हो जाइए, पुलिस खड़ा है। किस तरह से उस बालू वाला से पैसा लेना। आज बालू 2000 का बालू आज 5000 में बिक रहा है, 150। तो ये जितना भी है रास्ता के अंदर में रोक के कट मनी के हिसाब से लोग ले रहा है। पुलिस को एकदम डायरेक्शन दिया हुआ है लगभग कि आपको इतना रुपया उठा कर देना है। अब रोड के ऊपर में खड़े हो जाइए, आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से गिट्टी आ रहा है, किस तरह से बालू आ रहा है, किस तरह कोयला आ रहा है। सब में है। गरीब घर बनाए न कट मनी में रह जाए। अभी समस्या का सामने हम लोग देख रहे हैं इसका। तो मेरा एक सवाल है कि आपका जो एरिया है, यहाँ का लोगों का आप मतलब जो पहचान क्या आप बनाए हैं अभी तक? पहचान जो होता है एक, हाँ कि हाँ मुझे ज़मीनी स्तर तक लोग जानते हैं, कुछ इस तरह के जो आप समस्याओं को देखे हैं जा कर के, ऐसा? देखिए मतलब जहाँ तक समस्या का है, ये समस्या हमारा नज़र में नहीं है, सबके नज़र में समस्या है। समाधान खाली एक ही में खोज रहे हैं, वो है कमल छाप में। कमल छाप में। और जो कमल छाप लेके जो आज के दिन में जो है उसका अगर मार्केट इसमें जो फील्ड के अंदर में जो देख रहे हैं आप, जो भी असुविधा, उसका समाधान एक ही है, वो फूल है। तो आपका यही मकसद है कि पलायन रुकाना है, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, ये सब, सड़क, पानी, नल, बिजली। आप पलायन तो हर घर में है। पलायन का तो आप, हमारे 2 लड़के हैं, दोनों यहाँ से होके बेंगलोर में, एक इंजीनियर एक CA। अच्छा, आपका भी लड़का ये राज्य छोड़ के दूसरा राज्य में है? दूसरा राज्य में, क्यों? यहाँ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो एक लड़का CA होके कहाँ रहेगा यहाँ पे, एक लड़का इंजीनियर होकर कहाँ रहेगा? दोनों बाहर में काम कर रहे हैं। आपका लड़का खुद? हाँ, हमारा लड़का खुद। ये समस्या हमारे घर के नहीं है, सब घर में है। आप देखिए, आज एक परिवार का, घर का, फैमिली का मेंबर, बच्चा कमाने के लिए बाहर जाए, और यहाँ का बाप जो घर में सीनियर जो है मेंबर है, वो आस्ते आस्ते उन लोग की उम्र हो रही है, वो लोग यहाँ पर तकलीफ में है, वो लोग वहाँ पर बगैर माँ बाप के वहाँ पर तकलीफ में है। इस तकलीफ का जो अगर हत्यारा कोई अगर है तो ये सरकार है। इस हत्यारा जो सरकार जो इस तरह का रिश्ता का जो हत्यारा जो है ये, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही दवाई है, और वो दवाई है बीजेपी सरकार आने से ये जो बीमारी है हटेगा। जो हम लोग उन्नयन के हिसाब से जो रेल छोड़ने के लिए जा रही है, वो लेने के लिए जाएगी। अच्छा, तो देखिए ये जो है इनका, जो ये खुद बीजेपी के मतलब एक उम्मीदवार के रूप में आए हैं, लेकिन इनका लड़का खुद ये स्टेट से दूसरा स्टेट में जाकर काम करते हैं। इनके लिए ये दुख की बात है, क्योंकि एक पिता है, इनका भी उम्र हो रहा है और इनका बच्चा अभी भी इनसे दूर है। इनको रोकने के लिए, हर माता पिता को एक जगह रखने के लिए चाहते हैं, माता पिता जो बच्चा है एक साथ रहे, ये इनका मकसद है। रोजगार, पलायन रुकाना, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये इनका कहना है। हाँ, आपका कहना है? ये मेरा कहना भी है। और इस बार हम लोग इस चीज़ को वापस जो गए हैं उसको ऊपर लेके आए। आप अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पर बगल में रब्बानी साहब हैं, उनका मिनिस्टर हैं, उनका लड़का भी बाहर ही है। अच्छा, रब्बानी के बारे में भी आप पता कर लिए हैं? वो भी, उनका लड़का भी बाहर है, यहाँ बच्चा उनका यहाँ पर नहीं है। रहेगा कैसे? भत्ता 1500 रुपया भत्ता से नहीं रह सकता यहाँ पर कोई। आप किसी को ये तो क्या है, जस्ट आपका एक डोज दे रहे हैं बस जिंदा रहने के लिए, बस इतना ही दूर तक है। आप खुशहाल नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जैसे आप रब्बानी साहब का नाम लिए तब एक बात हुई जाए। हाँ, रब्बानी साहब को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब किस तरह का नेता मानते हैं उनको? टीएमसी से है, आपको टीएमसी से नाराजगी है, लेकिन आप हमें रब्बानी साहब की कोई बात नहीं है, न रब्बानी साहब से कोई बात है, न हमें
कोई मीना साहब से कोई बात है। अच्छा। ये सरकार जिस पॉलिसी से चल रही है उसका नतीजा यही होगा। चाहे वो मीना साहब का लड़का हो, उसको भी बाहर ही जाना होगा इस व्यवस्था में, और अब्बानी साहब का बच्चा भी बाहर, उसको भी बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर इस प्लान को रोकना है तो इसको डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, यहाँ का साधन सबको ठीक करना पड़ेगा। आप देखिए रोड के बारे में जो रोड बन रही है, हम तो मीडिया के मार्फत से समझे कि रोड जब बनाने के बाद रोड का जो जिस तरह का हाल था उसके लिए कोई कंप्लेन करने के लिए गया था, डीएम के ऑफिस में कंप्लेन की, उस कंप्लेनर को वीडियो ऑफिस में, पंचायत समिति का ऑफिस में जो वीडियो सभापति बैठता है वहां पर उसको जबरदस्ती बोलता है विड्रॉ करो, कंप्लेन को विड्रॉ करो। अच्छा। वो कंप्लेन विड्रॉ तो नहीं किया, वो जाके थाना में केस किया वो लोग के अगेंस्ट में कि हमको कंप्लेन विड्रॉ करने के लिए बोलता है। इसमें जो एजेंसी काम किया उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस चीज के लिए उसको रोड जो बनाना था उसमें कट मनी जो देना पड़ता है वो तो अपना कट मनी के हिसाब से रोड बनाएगा, और वो रोड जो है वो टिकेगा नहीं, और टिकेगा नहीं तो जिसने शिकायत किया उसका शिकायत वाजिब था। अगर शिकायत वो करने जाता है तो उसको इस तरह से। तो जो कटमनी है उस रोड की, तो आप किसको फिर इसके जिम्मेदार मानते हैं? अभी आप बोले कि मिन्हाज साहब का कोई गलती नहीं है। गलती हम किसी का नहीं बोल रहे हैं, ये सिस्टम का दोष है उन लोग का। सिस्टम से उनको रुपया लेना होगा और जहाँ कहाँ पहुँचाना है वो लोग अपना तय करें, कहाँ कहाँ पहुँचाता है वो लोग जानते हैं कहाँ पर है। तो उसको रोकने के लिए इस तरह से रोका नहीं जा सकता है कि एक शिकायत करे, उस शिकायत के बदले में उसको ऑफिस में आप बांध के रखेंगे, उसको बोलेंगे विड्रॉ करो। ऐसा नहीं, आप जाके फील्ड में इंक्वायरी कीजिए ना, और क्यों हुआ उसका भी इंक्वायरी कीजिए। मतलब इस सरकार में सच बोलना गुनाह है? जो वो लड़का जो आप जो बता रहे हैं कि कोई एक सड़क के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कंप्लेन किया तो उसको बोलता है विड्रॉल करो इसको, हटाने, तो ये मतलब खुल के बोल नहीं सकता है कोई? आप बोलने का नतीजा तो भुगत रहा है ना, भुगत रहा है उसको। अगर वो मजबूत अपने आप में नहीं होता तो उससे तो विड्रॉ करा ही लेता वो लोग। और आगे कितना विड्रॉ हुआ ये भी नहीं जानकारी में, ये तो सामने मीडिया में आने के बाद ये जानकारी हमको